हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं विकास परक अगस्त महीने का 2021। और साथ ही साथ मैं बता दूं, ये भाग 2 है। भाग 1 का वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं देखा है, ऊपर आई बटन लिंक शो हो रहा है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप जाकर देख लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ चलते हैं, देखते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति, इसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। और छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो जो भी इस चैनल में नया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। तो पहले इसमें यह बताया गया है कि ट्विनिंग ऑफ स्कूल कार्यक्रम, ये ट्विनिंग ऑफ स्कूल कार्यक्रम है क्या। तो राज्य के कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों में ट्विनिंग ऑफ स्कूल कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत शाला संकुल प्राचार्य अपने अधीनस्थ आने वाले सभी शासकीय और निजी स्कूलों की जोड़ी बनाकर उन्हें आपस में एक दूसरे के साझेदारी किया जाएगा। इसके तहत दोनों स्कूल संसाधनों की पहचान कर उसको उपयोग में दोनों स्कूल कर सकते हैं, जैसे प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल मैदान, या फिर विषय विशेषज्ञ शिक्षक, स्पोर्ट्स शिक्षक आदि। ये सब चीज़ें जो है, इसके तहत क्या होगा कि दोनों स्कूल संसाधनों की पहचान कर लें, जिसका उपयोग दोनों स्कूल कर सकते हैं। इसीलिए ट्विनिंग ऑफ स्कूल कार्यक्रम इसका नाम रखा गया है। कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को एक दूसरे को सहयोग, बड़ी कक्षाओं में आगे पढ़ना जारी रखने के लिए प्रोत्साहन आदि के अवसर प्रदान किए जाएंगे इसके माध्यम से, ट्विनिंग ऑफ स्कूल कार्यक्रम के माध्यम से। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज है, उसका नाम बदल कर दिया गया है, श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव उनके नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो राज्य शासन द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा अंबिकापुर का नामकरण राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव के नाम पे किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय के नाम के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का नाम राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव के नाम पर करने की घोषणा की थी। उसके आगे चलते हैं, तो यहाँ देखते हैं 100 दिन 100 कहानियाँ। तो छत्तीसगढ़ में अब सरकारी स्कूल के जो मिडिल क्लास वाले छात्रों को अंग्रेजी व हिंदी पढ़ना सुधारने के लिए प्रेरक कहानियों की मदद ली जा रही है। तो इसीलिए कहा जा रहा है 100 दिन में 100 कहानी अभियान के जरिए कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को हर दिन एक कहानी पढ़ाई जाएगी। मतलब 100 दिन तक 100 कहानी हिंदी और इंग्लिश में, ताकि बच्चों को पढ़ने में मदद मिले, आगे अपने मतलब पढ़ना सुधारने में मदद मिले, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो। इसलिए इसे चालू किया गया है। इस अभियान में सभी शासकीय स्कूलों के 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को हर एक दिन कहानी पढ़ने को कहा जाता है, और 100 दिन से ज़्यादा कहानियों की अलग अलग किताबें भेजी गई है। एक दिन एक बच्चा एक कहानी की किताब ले जाता है, उसमें एक कहानी अंग्रेजी हिंदी दोनों में चित्र के साथ लिखी होती है। उन बच्चों से कहानी को पहले अंग्रेजी में पढ़ने कहा जाता है, फिर समझने के लिए हिंदी में पढ़ते हैं। कहानी समझने पर उन्हें अपने घर में माता पिता भाई बहन को इसे सुनाने को कहा गया। अभी कई जिलों में स्कूलों में यह किताबें पहुंच गई है, वह कुछ जगहों पर इस महीने तक पहुंच जाएगी। तो ये 100 दिन 100 कहानियाँ यही है, ताकि बच्चों के जो उच्चारण करने का इंग्लिश हो या हिंदी, वो सब सुधर सके, अच्छा हो सके, इसलिए इस अभियान को लाया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आनी बानी के छत्तीसगढ़। इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। क्या नाम है? आनी बानी के छत्तीसगढ़। तो संस्कृति विभाग द्वारा प्रकाशित आनी बानी के छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ की बानगी पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक वरिष्ठ साहित्यकार अरविंद मिश्र, ध्यान दीजिएगा, अरविंद मिश्र द्वारा छत्तीसगढ़ और हिंदी भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक का संपादन राम पटवा ने किया है। अरविंद मिश्र ने बताया कि छत्तीसगढ़ के रहन सहन, जीवन शैली, रोजगार, खान पान आधारित यह किताब ज्ञानवर्धक जानकारी से भरपूर है। और इस किताब का क्या नाम है? आनी बानी के छत्तीसगढ़। तो नई पीढ़ी और प्रायोगिक परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी यह उपयोगी साबित होगी, और इस पुस्तक के प्रकाशन में छत्तीसगढ़ की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं संस्कृति विभाग की समीक्षा। तो इसमें आता है चिन्हारी पोर्टल। चिन्हारी पोर्टल को हम लोग देखते हैं क्या है। तो लोक कला
और लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए कलाकारों के पंजीयन के लिए विभाग द्वारा चिन्हारी पोर्टल तैयार किया गया है। कलाकारों और कला दलों को यूनिक पहचान पत्र देने की शुरुआत की जा रही है। इसी तरह विभाग में पंजीकृत संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए ऑनलाइन अनुदान पोर्टल बनाया गया है। इसीलिए ऑनलाइन बनाया गया ताकि लोक कला और लोक कलाकारों को प्रोत्साहित इसके माध्यम से किया जा सके, उन्हें एक यूनिक आइडेंटिटी दी जा रही है। उसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं लेखकों और कलाकारों को मासिक पेंशन। तो ये लेखकों और कलाकारों को जो मासिक पेंशन दी जा रही है कलाकार कल्याण कोष, ये जो कलाकार कल्याण कोष है, चिकित्सा अनुदान के तहत गंभीर बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु पर अधिकतम 25,000 रुपये की सहायता दी जाती है। वर्ष 2020-21 में 131 प्रकरणों में 14,76,000 रुपये की सहायता दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले 1678 कलाकारों दलों को 9,56,00,000 रुपये का मानदेय दिया गया है। लेखकों और कलाकारों को यहाँ लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, तो लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 100 लोक कलाकारों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। हर साल मतलब प्रत्येक वर्ष 100 लोक कलाकार। तो ये नृत्य, संगीत, नाट्य, लोक गाथा, छत्तीसगढ़ गीतकार, ये सब जो विधा है इसके लिए अधिकतम 30 कलाकार अथवा दल को कला के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए 24,000 रुपये वार्षिक प्रोत्साहन राशि, वाद्य यंत्र, वाद्य वीणा के अधिकतम 25 कलाकारों को या दल को उनके 18,000 रुपये दिया जाएगा। अधिकतम जो 20 जो शिल्पकार होंगे उन लोगों को 15,000 रुपये दिया जाएगा। ऐसी करके पूरा यहाँ ब्यौरा दिया गया उन लोगों को प्रोत्साहन राशि, ताकि वो आगे के लिए प्रेरित हो सकें और अच्छा कर सकें और साथ में छत्तीसगढ़ का नाम भी हो सके। मानस मंडली प्रोत्साहन योजना की भी यहाँ बात की गई है। तो मानस मंडली प्रोत्साहन योजना 2021 के तहत ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर पर पंजीकृत जो रामायण मंडलियाँ होंगी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी, उनको बुलाकर इसी माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा जितने लोग पंजीकृत होंगे उन लोगों को, और एक प्रतियोगिता के रूप में आयोजन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं छत्तीसगढ़ का राम वनगमन परिपथ। तो भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में उनके वनगमन की स्मृतियों की जीवंत बनाने के लिए राज्य के उत्तरी छोर कोरिया से लेकर दक्षिणी सुकमा तक राम वनगमन पर्यटन परिपथ का तेजी से विकास किया जा रहा है। परिपथ में चिन्हित स्थलों को जो पौराणिक प्राचीन स्वरूप को संरक्षित करते हुए विकसित किया जा रहा है, उन लोगों को संरक्षित किया जा रहा है, उन लोगों को जीवंत बनाने की कोशिश की जा रही है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रथम चरण में जो 9 स्थल हैं वो 9 स्थल एक बार देख लीजिए। तो सीतामढ़ी हरचौका जो है वो कोरिया में है, रामगढ़ आता है सरगुजा में, शिवरी नारायण आता है खरौद में जांजगीर चांपा, तुरतुरैया आता है बलौदा बाजार में, चंद्रखुरी आता है रायपुर में, सिहावा सप्तऋषि आश्रम आता है धमतरी में, रामाराम आता है सुकमा में। तो ये जो 9 स्थल हैं एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं निपुण भारत अभियान। तो निपुण भारत अभियान के तहत आगामी 5 वर्ष 2026-27 तक कक्षा तीसरी के प्रत्येक बच्चे को आधारभूत शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। कक्षा तीसरी को कब तक? 2026-27 तक। उसके बाद यहाँ केंद्र सरकार शिक्षा विभाग एवं साक्षरता विभाग द्वारा निपुण भारत अभियान का वर्चुअल उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया। निपुण भारत अभियान का प्रमुख उद्देश्य खेल खोज और जो गतिविधि पर आधारित शिक्षा शास्त्र बनाना, स्वतंत्र समझ के लिए बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करना, साथ में लिखने पढ़ने के स्थायी कौशल बनाना,
बच्चों को संख्या, माप, आकार के क्षेत्र में तर्क के साथ समझने, उन्हें गणना, समस्याएं का समाधान, ये सब चीज़ों के लिए मतलब स्वतंत्र बनाना कि वो समझ सकें। साथ में बच्चों को जो परिचित घर है या फिर जो मातृभाषाओं के शिक्षण सामग्री की उपलब्ध सुनिश्चित कराना, शिक्षकों या प्रधानाध्यापक जो होंगे और शिक्षा प्रशासकों को क्षमता निर्माण करना, ये सब चीज़ों को निपुण भारत अभियान के तहत किया जाएगा कि बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जा सके। तो आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव बनाना इसके माध्यम से निपुण भारत अभियान यही है 2026-27 तक, कक्षा तीसरी के प्रत्येक बच्चों को। और ये मिशन के आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक तक सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए सक्षम वातावरण बनाना, ताकि 2026-27 तक प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 तक पढ़ने लिखने, गणित की वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके। इसीलिए इसे बनाया गया है, निपुण भारत अभियान अभी चलाया जा रहा है। कानन पेंडारी जू बिलासपुर, तो ये जो कानन पेंडारी बिलासपुर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। करीब 114 हेक्टेयर में फैले हुए इस जूलॉजिकल गार्डन में 60 स्पीसीज और 679 वन्यजीव मौजूद हैं। इनमें 7 शेर हैं, जिनमें 3 नर, वही 3 सफ़ेद बाघ हैं, 4 रॉयल बंगाल टाइगर हैं, इसके अलावा शुतुरमुर्ग, बायसन, ऐसे करके बहुत सारे जंगली भैंसें हैं। ये सब मिला के कुल टोटल 679 वन्यजीव यहाँ मौजूद हैं। और हर साल करीब 6 करोड़ पर्यटक इस जूलॉजिकल गार्डन को देखने के लिए पहुँचते हैं। इसमें न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि दूसरे राज्यों के लोग भी यहाँ आते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं कि महासमुंद जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पुस्तक का विमोचन। तो पुस्तक का क्या नाम है? तो महासमुंद जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, यह है पुस्तक का नाम, जिसका अभी विमोचन किया गया है। तो शिक्षक विजय शर्मा द्वारा संकलित महासमुंद जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पुस्तक का विमोचन किया गया है। यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश की आज़ादी में अमूल्य योगदान दिया है। पुस्तक के प्रकाशन से जो सेनानियों के देश प्रेम, संघर्ष या बलिदान की गाथाओं से जिले के साथ साथ प्रदेश तथा देश के लोग भी परिचित होंगे। तो इस पुस्तक में वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया गया है, महासमुंद के, जो कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका बहुत बड़ा सहयोग भी था। उसके बाद यहाँ हम लोग आगे चलते हैं। तो जो पहला सरकारी वैद्य अस्पताल ये अभी बनाया जा रहा है, तो राजधानी रायपुर में पंडरी फॉरेस्ट ऑफिस, ये ध्यान दीजिएगा, पंडरी फॉरेस्ट ऑफिस के पास प्रदेश का पहला वैद्य अस्पताल खुल गया है। नाड़ी देखकर वैद्यराज गंभीर रोगों का इलाज कर रहे हैं और पुड़िया में दवा दे रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जो पिछले कई वर्षों से दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में इलाज कर रहे थे, वो सब वैद्य थे, जिन्हें अब एक तरीके से सरकारी तौर पे एक जगह दी गई है, एक अस्पताल दिया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? सरकारी वैद्य अस्पताल। ऐसे 45 वैद्यराज की तलाश कर उन्हें अनुबंधित किया गया है। वन औषधि बोर्ड और वैद्यराज संगठन के माध्यम से अस्पताल का संचालन किया जाएगा। तो वन औषधि बोर्ड और वैद्यराज संगठन ये दोनों मिलके इसका संचालन करेंगे। अस्पताल में वैद्यराज की मदद के लिए जो BMS डॉक्टर भी नियुक्ति की जाएगी, वहाँ मौजूद होंगे। साथ में यहाँ वैद्य की जो लिखी दवाइयों को डॉक्टर जांच करेंगे। वैद्य अस्पताल की बिल्डिंग में दवा का स्टोर सहित ट्रीटमेंट रूम सब बनाए जा रहे हैं उसमें। और उसके बाद राज्य के अलग अलग इलाकों में वैद्य रायपुर आकर 2-3 दिन रुकेंगे। हर दिन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक उसकी जांच की जाएगी। रोज़ 4 पुरुष 2 महिला वैद्य, जिसे दाई कहा जाता है, वो रहेंगे। महिला वैद्य महिलाओं से संबंधित रोगों का इलाज करेंगे। प्रदेश में 45 वैद्यों को यहाँ अपनी सेवाएं देने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यहाँ निःशुल्क औषधि पौधे भी दिए जाएंगे, जिन्हें घरों में लगा सकेंगे, वो निःशुल्क रहेंगे। और साथ में वन औषधि है, वो जो प्रशिक्षित वैद्य संघ से पूरे प्रदेश के 3885 वैद्य जुड़े हैं। इनमें से फिलहाल 45 को चुना गया है, लेकिन कुल टोटल यहाँ वैद्यों को कितने लोग को जोड़ा गया है? तो 3885, और बाकी आगे इन लोग की नियुक्ति होते जाएगी, यह जोड़ा जाएगा। उसके बाद रोका छेका अभियान का शुभारंभ। तो फसलों को खुले में चरने वाले पशुओं से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के लिए रोका छेका अभियान बहुत महत्वपूर्ण है।
पूरे प्रदेश में एक साथ रोका छेका अभियान का संचालन कर पशुपालक अपने पशुओं को खुले में चराई के लिए छोड़ने के बजाय उन्हें गौठानों में भेजें, जहां चारे पानी का प्रबंध किया गया है ताकि दूसरे का फसल नष्ट ना हो। और गांव में बैठक कर रोका छेका अभियान के लिए चरवाहों को पशुओं को एक जगह रोकने और उन्हें गौठानों में एकत्र करने की जिम्मेदारी दी गई है चरवाहों को। और सभी गांवों में एक साथ रोका छेका किया जाए जिससे फसलों का नुकसान नहीं होगा। और साथ में जो ग्रामीण गांवों के जो गौठानों में नेपियर घास लगाएं जिससे कि पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था हो सके। पशुओं के चारे के लिए मक्का चारा का भी उपयोग करना चाहिए। मवेशियों को हरा चारा मिलेगा तो वो इधर उधर नहीं जाएंगे। और दुधारू पशुओं के लिए हरा चारा मिलने से उनके दूध में भी बढ़ोतरी होगी। प्रदेश में 5,820 सक्रिय गौठान हैं। 416 करोड़ रुपए की लागत से अधोसंरचना विकसित की गई है। गौठानों में वर्मी बेड बनाए गए हैं, सोलर पंप और पैरा कटिंग मशीन की व्यवस्था की गई है। गोबर विक्रेताओं को गोबर की एवज में लगभग 96 करोड़ रुपए की राशि, महिला स्व सहायता समूहों को लाभांश की राशि 7 करोड़ 82 लाख रुपए तथा गौठान समितियों को 10 माह में 11 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि वितरित की गई है। लगभग 3,232 गौठानों में चारागाह विकसित किया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कैप्टन कूल ऐप्स। तो ये पर्यावरण तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने कैप्टन कूल ऐप का शुभारंभ किया है। इस ऐप के माध्यम से आमजन तथा छात्र छात्राओं अल्प कार्बन के उपयोग वाली जीवन शैली के प्रति जागरूक हो सकेंगे। साथ ही साथ इस ऐप में पावर रेटिंग एवं उपयोग करने की जो समयावधि डालने पर यह हमें हमारे द्वारा किसी उपकरण में उपयोग में होने वाले कार्बन उत्सर्जन की गणना करके दिखा देता है। इससे टीवी, फ्रिज, लाइट या फिर जो लैपटॉप तथा मोबाइल फ़ोन आदि ये सब को भी शामिल किया गया है। और इस ऐप में 2 भाग हैं, एक में कार्बन एमिशन कैलकुलेटर तथा दूसरे में कार्बन एमिशन रेड्यूसर। इस ऐप के जरिए हम अपने घरों में उपलब्ध विभिन्न विद्युत उपकरणों द्वारा प्रति घंटे के उपयोग के अनुसार उत्सर्जित किए गए कार्बन की मात्रा का पता लगा सकेंगे इसके माध्यम से, जो कैप्टन कूल ऐप्स है उसके माध्यम से। तथा वातावरण में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को किस प्रकार कम कर सकते हैं इसकी जानकारी भी इस ऐप्स में मौजूद होगी। मतलब एक तरीके से जो कैप्टन कूल ऐप्स है ये पूरा का पूरा पर्यावरण वातावरण से संबंधित है। जो जलवायु में बदलाव हो रहे हैं वो सब चीज़ों से संबंधित है, कार्बन के प्रभावों से संबंधित है। तो इसी तरीके से सेकेंड पार्ट ख़त्म होता है और कुछ चीज़ें बढ़ गई है जो कि अब थर्ड पार्ट में हम लेकर आएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस चैनल में बने रहिए। जो भी इस चैनल में नया कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।